छात्रों, आज अपन सैलरी हेड के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। वैसे ये जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ये पहले भी अपन ने एक दिन चर्चा करी थी। इसमें है, एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कार्यालय तथा निजी उपयोग हेतु 1.8 लीटर क्षमता की मोटर कार की सुविधा दी गई है। कार्यालय के उपयोग के खर्चे एवं चालक का वेतन नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। कार की सुविधा का मूल्यांकन कितना होगा यदि कर्मचारी का वेतन 24,000 रुपये प्रति माह है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये विशिष्ट कर्मचारी है क्या। कार की सुविधा कर योग्य है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। चूँकि इसको वेतन 24,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, इसलिए ये विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आ जाएगा। विशिष्ट कर्मचारी कौन से होते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि वो अपनी कंपनी का संचालक भी हो सकता है, या उसके पास में उस कंपनी के वोटिंग राइट्स के 20% हों तो वो हो सकता है, और या सैलरी हेड में जो नगद भुगतान होते हैं उनका जोड़ या वो कर योग्य आय 50,000 रुपये से अधिक होती है तो वो विशिष्ट कर्मचारी होता है। तो ये कर्मचारी पहली बात है विशिष्ट कर्मचारी, और इसको 1.8 लीटर क्षमता की कार दी गई है और चालक भी दिया गया है। तो 1.8 लीटर क्षमता की कार का प्रति माह मूल्यांकन है 900 रुपये, और ये 1.6 लीटर से कम होती तो होता 600 रुपये। अब 900 रुपये प्रति माह कार का मूल्यांकन हो गया और 900 रुपये ड्राइवर का, तो 900 900 1800 रुपये। 1800 रुपये को आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये राशि आती है फिर 21,600 रुपये। तो 21,600 रुपये कार की सुविधा का मूल्यांकन एक साल के लिए इस कर्मचारी के लिए हो गया, जबकि ये विशिष्ट कर्मचारी है। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 17 का दे रखा है, एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कार्यालय तथा निजी उपयोग हेतु 1.6 लीटर क्षमता की मोटर कार की सुविधा दी गई है। समस्त खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। कार कर्मचारी स्वयं चलाता है। कार की सुविधा का मूल्यांकन कितना होगा यदि कर्मचारी का वेतन 6,000 रुपये प्रति माह। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये विशिष्ट कर्मचारी है क्या। तो इसको आपको जो सूचनाएं दी गई हैं उसमें कर्मचारी का वेतन 6,000 रुपये प्रति माह, और 6,000 को अगर 12 से गुणा करते हैं अपन तो 72,000 रुपये आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अन्य कोई सूचनाएं है नहीं। कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वेतन शीर्षक की आय में से 50,000 रुपये, वो घटा देते हैं। तो 72 में से 50 घटा दिए तो केवल 22,000 रुपये बचते हैं। तो ये विशिष्ट कर्मचारी नहीं है, विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी नहीं है, इसलिए इसके लिए कार की सुविधा का मूल्यांकन 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17। और आप लोग कर रहे हैं शॉर्ट टाइप आंसर्स, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, उसे अपने नियोक्ता से 2 बच्चों के लिए 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे की दर से बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त होता है तथा 200 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता प्राप्त होता है। उसने चिकित्सा पर 1,200 रुपये व्यय किए तथा बच्चों की शिक्षा पर संपूर्ण शिक्षा भत्ता व्यय कर दिया। उसकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना करनी है आपको। तो हेडिंग के रूप में आप लिखेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि इन्होंने आपको पूछा है उसकी वेतन शीर्षक की सकल आय, और सकल आय को कहते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हेडिंग दे दिया, और उसके बाद में आप गणना करना शुरू करेंगे। गणना करेंगे तो उसका वेतन 20,000 रुपये प्रति माह है। तो 20,000 को आपने गुणा कर दिया 12 से, तो ये आ गए 2,40,000। 2,40,000 रुपये की राशि ये आ गई है। फिर उसके बाद में उसको
2 बच्चों के लिए 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, यानी 2 बच्चों के लिए 300 + 300 600 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और 600 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 महीने से, तो ये हो जाते हैं 12 × 6 = 7200 हो गए। अब इसमें से उसको जो छूट मिल सकती है वो घटा देंगे। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के संबंध में अधिकतम 2 बच्चों को छूट अलाउ है और वो एक बच्चे के लिए 100 रुपये है। तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की छूट हुई 100 × 2, 2 बच्चों के लिए 100 रुपये दिए जा सकते हैं एक महीने के, और × 12 करोगे, 100 × 2 × 12, तो ये राशि आती है 2400 रुपये। 2400 रुपये की राशि उसकी कर मुक्त है। उसको कुल मिला के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 7200 रुपये। 7200 में से 2400 रुपये की उसको छूट मिलेगी, तो 7200 में से 2400 आपने घटा दिए, तो ये राशि आती है 4800 रुपये, 4800 रुपये। तो आ गई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कर योग्य भाग। और फिर उसके बाद में उसको मिलता है चिकित्सा भत्ता। चिकित्सा भत्ता कर योग्य भत्ता होता है। तो 200 रुपये को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 2400 रुपये आ गए। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कर योग्य भाग है 4800 और 2400 ये इसमें और जोड़ दिए गए, तो ये राशि हो गई 7200। 7200 रुपये की राशि है, भत्तों के संबंध में कर योग्य है, और उसको वेतन मिला था 2,40,000। 2,40,000 में प्लस कर देंगे 7200, तो ये राशि आ जाएगी 2,47,200। 2,47,200, और ये आई है उसकी वेतन शीर्षक की सकल आय, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। भत्तों के बारे में आप लोगों ने ये अच्छी तरह से देख रखा है कि भत्ते, जो भत्ते करमुक्त नहीं हैं वो सारे कर योग्य हैं, और करमुक्त कौन से हैं उनके बारे में लिस्ट दे रखी है, जिनके बारे में अपन ने अच्छे से चर्चा कर ली है, और आप लोग बुक में उसको अन्य और अच्छी तरह से एक बार और देख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 प्रश्न है, केदार शर्मा दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नियुक्त है। उसके नियोक्ता ने उसे 25 दिन के लिए एक होटल में ठहरने की सुविधा प्रदान करी है, जिसके लिए नियोक्ता उससे 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूल करता है। निम्न सूचनाओं से इस अनुलाभ का कर योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला है, होटल में कमरे का किराया 1000 रुपये प्रतिदिन है। दूसरा, रहने की सुविधा के मूल्यांकन के लिए गत वर्ष का वेतन 3,65,000 रुपये। तो ये प्रश्न है जिसमें दे रखा है कि ये कर्मचारी है केदार शर्मा और प्राइवेट कंपनी में नियुक्त है। नियोक्ता ने रहने की सुविधा इसको होटल में प्रदान करी है। होटल में रहने की जो सुविधा है उसके संबंध में आप लोगों को ये थ्योरी में बता दिया गया था कि निम्न में से जो राशि कम होती है वो कर योग्य होती है अगर होटल में ये सुविधा प्रदान की जाती है, और अगर उस कर्मचारी का अगर स्थानांतरण हुआ होता तो ऐसी स्थिति में होटल में रुकने के लिए 15 दिन की वो सुविधा, करमुक्त सुविधा ले सकता था। अब आपको इसका पहली बात तो देखना है वेतन, और वेतन आपको दे रखा है, वेतन है 3,65,000 रुपये। 3,65,000 रुपये वेतन है, लेकिन वेतन आपको उन दिनों का देखना है जिन दिनों ये होटल में रहा है। तो ये 3,65,000 रुपये का जो वेतन है वो तो 365 दिन का है। अपने को देखना है
25 दिन का वेतन, क्योंकि होटल में रुकने की सुविधा 25 दिन के लिए दी गई है। तो 3,65,000 अपॉन 365 और इंटू 25, इसको निकालते हैं तो ये 25,000 रुपये आता है। अब इसका 25,000 का अपन ने 24% किया तो ये 24% आएगा। 24 इंटू 25,000 बराबर 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ये आया वेतन का 24%। और दूसरा पॉइंट है उसमें कि होटल का जो किराया नियोक्ता ने चुकाया वो, और उसने चुकाया है 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। 1,000 इंटू 25 तो 25,000। दोनों में से जो कम राशि होती है तो दोनों में से कम राशि हुई 6,000। तो 6,000 रुपये को अपन ने आधार मान लिया। ये 6,000 रुपये कर्मचारी के लिए कर योग्य होते अगर उससे कुछ वसूल नहीं किया जाता तो, लेकिन नियोक्ता ने उससे 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूल कर लिए। इसलिए आप लोग 6,000 में से 25 इंटू 150 करेंगे और ये राशि आती है 3750 जो कर्मचारी से वसूल कर ली गई है। 6,000 में से 3750 घटा देंगे तो ये राशि आती है 2250। तो ये जो 2250 रुपये हैं वो कर्मचारी के लिए इस अनुलाभ का कर योग्य भाग माना जाएगा, टैक्सेबल पार्ट। ये हो गया। और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्री दिनेश एक साझेदारी फर्म में 12,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर कार्यरत था। श्री दिनेश एक साझेदारी फर्म में 12,000 रुपये के वेतन पर कार्यरत था। 1 जनवरी 2020 को उसने इस फर्म से त्यागपत्र दे दिया तथा उसी दिन 15,000 रुपये प्रतिमाह पर राजस्थान सरकार की सेवा में कार्यभार संभाल लिया। यानी पहले वो प्राइवेट सर्विस करता था साझेदारी फर्म में, और ये नौकरी उसने करी है 1 जनवरी 20 तक, यानी 1 अप्रैल 19 से शुरू करके, और ये 9 महीने नौकरी इसने कर ली है। और उस दौरान उसको मिलते थे 12,000। अब उसके बाद में वो राजस्थान सरकार की सेवा में आ गया, यानी सरकारी कर्मचारी बन गया, और वहाँ उसको राशि मिल रही है 15,000 रुपये प्रतिमाह। सरकारी कर्मचारियों की आप लोगों को ध्यान है जो आय है वो अपन शामिल करते हैं मार्च टू फरवरी। तो 2019 का तो पूरा साल एज ए प्राइवेट सेक्टर के रूप में नौकरी करते हुए उसका निकल गया, और 2020 में आया। तो 2020 के अगर ये गैर सरकारी कर्मचारी होता तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का वेतन लेते, लेकिन अब ये सरकारी कर्मचारी बन गया। सरकारी कर्मचारी बनते ही उसका वेतन अब फरवरी तक लेंगे अपन, तो इसका मतलब जनवरी और फरवरी का। तो जनवरी और फरवरी में उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं। इस तरह से अब कैलकुलेशन करेंगे। 12,000 रुपये मिले उसको 9 महीने, और 15,000 रुपये जब सरकारी कर्मचारी बन गया तो केवल फरवरी तक का वेतन लेंगे। 15,000 इंटू 2 जनवरी और फरवरी का। 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया 1,08,000, और 15,000 को 2 से कर दिया तो 30,000। इस तरह से 1,08,000 और 30,000 इन दोनों राशियों को जब जोड़ते हैं तो ये आ गया 1,38,000। 1,38,000 रुपये उसकी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। लेकिन इन्होंने यहाँ पूछा है वेतन शीर्षक की कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट देनी पड़ेगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट अब हर कर्मचारी को मिलती है 50,000 रुपये। तो 1,38,000 में से 50,000 रुपये घटाने होंगे। 1,38,000 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इस तरह से ये राशि आ जाती है 88,000। 88,000 रुपये उसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम
सैलरी होगी। ये इस पन्ने के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अगले पन्ने पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद में कल इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे।